नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए देखिए खबरें तेज रफ्तार से। शुक्रवार की सुबह देश के लिए बेहद बुरी खबर लेकर आई। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा के निधन की खबर को सुबह ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। हीराबा का शुक्रवार तड़के 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वो 100 साल की थी। माता हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी सुबह सुबह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। अहमदाबाद से वो सीधे गांधीनगर में भाई पंकज मोदी के घर गए। पार्थिव देह यहीं पर रखी गई थी। पीएम सीधे उस कमरे में गए जहां उनकी मां की पार्थिव देह रखी गई थी। पीएम मोदी ने मां को नमन किया और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि। मां को नमन करने के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी उनकी पार्थिव देह को लेकर घर से निकले। उनके साथ उनके भाई भी थे। अंतिम सफर के दौरान पीएम खुद अपनी मां के पार्थिव देह कंधे पर लेकर घर से निकले। फिर देह को अंतिम यात्रा के जरिए श्मशान घाट के लिए रवाना किया गया। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब ही बैठे रहे। श्रद्धांजलि के लिए उनके हाथ जुड़े हुए थे। श्मशान घाट पहुंचने पर पीएम मां की पार्थिव देह को कंधे पर उठाकर चिता तक पहुंचाया। पीएम मोदी अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए दिखे। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पीएम ने मां को मुखाग्नि दी। हीराबा का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान बेहद सादा तरीके से किया गया, जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट के ही संबंधी शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्मशान घाट से निकले तो वो बढ़ चले अपने कर्तव्य पथ पर। एक बेटे के रूप में सारे फर्ज निभाने के बाद पीएम मोदी रुके नहीं और बढ़ चले पीएम के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। पीएम मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। पीएम श्मशान घाट से निकलकर सीधा पहुंचे गुजरात के राजभवन। वहां से वो बंगाल में चल रही गंगा परिषद की बैठक से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में पीएम को खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर शामिल होना था, लेकिन मां के निधन की वजह से वो पहुंच नहीं पाए। पीएम ने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी। एक बेटे के लिए एक मां का जाना उसकी जिंदगी का सबसे दुखदायी क्षण होता है, जो उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी क्षति होती है। लेकिन पीएम ने बेटे का फर्ज पूरा किया तो देश के बेटे के तौर पर राष्ट्र सेवा को भी पूरी अहमियत दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृदेवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी हीराबेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने मातृत्व के गुण को दर्शाते हुए सादगी और उदात्तता का उदाहरण दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। ओम शांति ओम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने संवेदनाएं व्यक्त की। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने शोक संदेश में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निस्संदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी की निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये बहुत दुखद खबर है। उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये बहुत दुखद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मां का साया आसमान की छाया की तरह होता है। पीएम और उनके परिवार के साथ ही पूरे देश के लिए ये दुखद क्षण है। उन्हें भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ में कहा कि मैं इस घड़ी में अपनी तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से मां हीराबेन के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा कि इस दुख में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मां को श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दें। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का अपनी मां से एक आत्मीय जुड़ाव था। इस दुख की बेला में हमारी संवेदनाएं प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ हैं। मैं आदरणीय हीराबा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में हम मोदी जी के साथ हैं और इस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दें। उन्होंने कहा कि हम सभी उस माता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राहुल गांधी ने शोक व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, मैं आपकी मां के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक जताया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि भारत में अमेरिकी मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है। उन्हें एक मजबूत और सहनशील महिला के रूप में याद किया जाएगा। जर्मनी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत में जर्मन राजदूत ने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरी और सच्ची संवेदना। हम उनके और उनके परिवार के साथ शोक में शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। हीराबेन के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मैं पीएम मोदी जी और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हीराबेन मोदी की निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीएम और उनके परिवार के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में कुल 5,200 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की रेल और मेट्रो इंफ्रा विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण किया। आधुनिक और सुरक्षित यातायात की दिशा में प्रधानमंत्री ने एक वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने सुरक्षा, सुविधा और आधुनिकता के साथ नई पहचान बनाई है। कोलकाता के लिए एक मेट्रो ट्रेन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना की जोका तारतला लाइन का उद्घाटन उन्होंने किया। इस लाइन पर 6 स्टेशन हैं। इसकी निर्माण लागत 2,475 करोड़ रुपए से भी अधिक है और दक्षिण कोलकाता को इससे काफ़ी सहूलियत होगी। मेट्रो को प्रधानमंत्री ने स्पीड और स्केल का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश में मेट्रो नेटवर्क कुल 250 किलोमीटर था, जबकि इन 8 सालों में बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा पहुंच गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 335 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत वाली न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने तकरीबन 2,400 करोड़ रुपए की 4 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया, जिसमें बोंची शक्तिगढ़ 3री लाइन, दानकुनी चंदनपुर 4थी लाइन परियोजना, निमितिया न्यू फारक्का डबल लाइन और अंबारी फारक्का न्यू मायानगरी गुमानी हाट डबलिंग परियोजना का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए अमृतकाल में सभी को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद के बैठक की भी अध्यक्षता की। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक से जुड़े। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवनिर्मित जोका तारतला मेट्रो स्टेशन का दौरा किया और मेट्रो की सवारी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि देश तभी विकसित होगा जब सारे राज्य विकसित होंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज सभी पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री ने बड़ा उपहार दिया और इस किस तरह से विपरीत परिस्थिति होकर भी वह कार्यक्रम आए, यह दिखाता है कि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम का पूर्वी भारत के लिए पूर्व उदय का स्वप्न है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक की 3 दिन की यात्रा पर हैं। अमित शाह ने मांड्या में आज मांड्या जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की मेगा डेयरी परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही किसानों ने अलग सहकारिता मंत्रालय की मांग की थी। अगर उस समय इस पर काम होता तो आज भारत के किसानों की स्थिति कुछ और होती। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम सब चाहते हैं कि दुनिया में देश का सम्मान और विकास ऐसे ही बरकरार रहे तो जनता को, भाजपा को और मजबूत करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने 1700 पीएफआई कैडरों के खिलाफ केस वापस लेने का काम किया था। भाजपा सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर सबको जेल में डालने का काम किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी 2 दिनों की केरल यात्रा पर हैं। आज उन्होंने तिरुवनंतपुरम पहुंचकर भव्य शिवगिरी तीर्थ यात्रा के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। वह वार्षिक यात्रा महान संत श्री नारायण गुरु के दर्शन और शिक्षाओं से प्रेरित है। समारोह में भाग लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया में भारत अपनी परंपरा और संस्कृति के कारण ही जाना जाता है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस दौरे पर हैं। उन्होंने साइप्रस में अपने समकक्ष इयोनिस कसोलाइड के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एस जयशंकर ने कहा कि साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों, यूरोपीय संघ और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर व्यापक चर्चा हुई। निकोसिया में आयोजित एक व्यावसायिक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक दृष्टि से संचालित व्यापार नीतियों और सुधारों ने भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे मजबूत स्थलों में से एक बनने में योगदान दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाना है। 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अग्निपथ योजना के अभ्यर्थियों का पहला बैच प्रशिक्षण के लिए तैयार है। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अग्निपथ योजना के अग्निवीर वायु प्रकोष्ठ में की जाएगी, जिनका प्रशिक्षण आज से कर्नाटक के बेलगावी में स्थित वायुसेना केंद्र के एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हो गया है। अग्निवीर वायु के लिए चयनित जाबाजों का प्रशिक्षण 22 सप्ताह तक चलेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर इन जाबाजों का मनोबल बढ़ाने के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह और ट्रेनिंग कमांड के एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ ने ट्रेनिंग स्कूल यानी ATS बेलगावी का दौरा किया। अपने संबोधन में उन्होंने अग्निपथ योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में अग्निवीर वायु के प्रशिक्षुओं को अवगत कराया। एयर मार्शल ने सभी वायु योद्धाओं द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना राष्ट्र की परिचालन शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपने शक्तिशाली शस्त्रागार में इन अग्निवीर वायुवीरों को अपार क्षमता के समावेश करने की भी तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से प्रशिक्षित अग्निवीर सैनिक जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ उनका प्रदर्शन उत्तम रहेगा। उत्तर भारत में शीतलहर के बीच शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और NCR में धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ठंड से राहत लंबे समय तक नहीं मिलने वाली है। नए साल के आगाज के साथ ही सर्दी का सितम तेज हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत अभी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में है और खाड़ी क्षेत्र से बहने वाली गर्म नम हवाओं के कारण यहां लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली। हालांकि दोनों राज्यों में कई हिस्सों में कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह दृश्यता कम रही। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार बर्फीली हवाएं चलने की वजह से तापमान अभी और नीचे जा सकता है। श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद ठंड अपने शबाब पर है। शुक्रवार को भी कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले अन्य इलाकों में मध्यम स्तर की बर्फबारी हुई। जम्मू संभाग के मुगल रोड, पत्नी टॉप, संथन टॉप, मां वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत आदि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। इसी तरह कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, गुरेज तथा श्रीनगर में बर्फबारी दर्ज की गई। 2 से 4 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कोल्ड वेव की स्थिति रहेगी। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते शुक्रवार को राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से राजस्थान में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा रहने का अनुमान है। इस वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस पर देशी शेयर बाजारों में दोनों प्रमुख सूचकांकों BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। BSE का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 293 अंक की गिरावट के साथ 60,840 अंक पर बंद हुआ। तो वहीं NSE का सूचकांक निफ्टी भी 85 अंक गिरकर 18,105 के अंक पर बंद हुआ। ये वर्ष 2022 का अंतिम कारोबारी दिन था। बाजार में आज सोना 284 रुपये की तेजी के साथ 54,935 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, तो चांदी की 680 रुपये की बढ़त के साथ 68,870 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में 14 पैसे की मजबूती के साथ 82 रुपये 73 पैसे प्रति डॉलर पर रुपया बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज लंदन ब्रेंट क्रूड 0.17% बढ़कर $83.60 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह अमेरिकी क्रूड 0.01% की बढ़त लेकर $78.37 प्रति बैरल हो गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 69.1 करोड़ घटकर $562 अरब पर पहुंचा। सरकार का राजकोषीय घाटा नवंबर के अंत में पूरे साल के बजट अनुमान के 59% पर पहुंच गया। लेखा महानियंत्रक यानी CGA के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान 9,78,154 करोड़ रुपए था। दूरसंचार सचिव राजा रमन ने कहा कि देश में दूरसंचार कंपनियां आने वाले साल में पहुंच बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में लोगों को 5G सेवाओं से जोड़ने को लेकर परिचालन की लागत कम करने जैसे सुधारों के साथ पुनरुद्धार देखा जा रहा है। दूरसंचार क्षेत्र में 2022 में देश के विकास के लिए मॉडल के रूप में काम करने के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत की। अडानी समूह ने मीडिया कंपनी NDTV के संस्थापक प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय के पास मौजूद 27.26% हिस्सेदारी का भी अधिग्रहण कर लिया है।
कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज कोर इंडस्ट्री से जुड़े आंकड़े जारी किए। जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने नवंबर 2022 में देश के 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ 5.4% रही, जबकि एक साल पहले समान अवधि में ये आंकड़ा 3.2%। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने उज्बेकिस्तान में कफ सिरप की वजह से 18 बच्चों की मौत की खबरों पर जवाब न दे पाने के कारण मैरियन बायोटेक कंपनी की मेंबरशिप रद्द कर दी है। रूसी मिसाइल हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने रात के संबोधन में कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव सहित ओडेसा, ल्वीव क्षेत्र, दक्षिण में खरसोन, विनित्सिया और जकरपटिया में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। रूस ने यूक्रेन में सैकड़ों मिसाइलें दागी। पश्चिमी में लवीव और दक्षिण पश्चिम में ओडेसा सहित कीव और अन्य शहरों को निशाना बनाया गया। तो वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस द्वारा लॉन्च की गई 69 में से 54 मिसाइलों को मार गिराया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन में मानवीय सहायता का कार्य जारी है। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में कई स्वयंसेवक सहायता लेकर आए। इन स्वयंसेवकों ने दोनेत्स्क के लोगों के बीच भोजन के पैकेट और दवाएं वितरित की। दोनेत्स्क क्षेत्र में भारी गोलीबारी के लगातार हमलों से घायल मरीजों का इलाज कराने में लगे डॉक्टर। विवादित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट को मानव तस्करी, बलात्कार और संगठित अपराध के संदेह में रोमानियाई पुलिस ने हिरासत में लिया। अमेरिका ने कहा है कि चीन का एक सैन्य जेट अमेरिकी वायुसेना के विमान के 20 फीट के दायरे में आया। ये दोनों जेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए विवादित दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस ने कहा कि चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर ब्रिटेन समीक्षा कर रहा है। चीन में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ब्रिटेन चीन से आने वाले लोगों पर अंकुश लगाने पर विचार कर रहा है। इसी बीच अमेरिका, ताइवान, जापान, भारत, इटली, साउथ कोरिया, पाकिस्तान और मलेशिया ने चीन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल बताए हैं। अब इन लोगों को यात्रा से पहले नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का प्रमाण देना होगा। दक्षिण कोरिया ने अगले सप्ताह से चीन से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच को अनिवार्य कर दिया है। सियोल अगले महीने के अंत तक चीनी नागरिकों के लिए अल्पकालिक वीजा जारी करने पर भी रोक लगा देगा। म्यांमार की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी ब्राजील के दिग्गज पेले का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। वो कैंसर से जूझ रहे थे। पेले 3 बार फीफा विश्व कप जीत चुके हैं, जो अभी भी एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। उन्होंने ब्राजील के लिए 92 मैच में 77 गोल किए। पेले ने 17 साल और 244 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ हैट्रिक भी लगाई। उसके बाद फाइनल मुकाबले में मेजबान स्वीडन के खिलाफ 2 गोल किए। पेले के निधन के बाद पूरे फुटबॉल जगत में शोक की लहर है। दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने पेले को श्रद्धांजलि दी। पेले के निधन के बाद ब्राजील के लोगों में दौड़ी शोक की लहर। सेंटोस में अर्बेनो क्लडेरिया स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जूम गई। फुटबॉल के जादूगर पेले के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। ट्वीट के माध्यम से दिए गए अपने संदेश में कहा कि पेले के निधन से खेल की दुनिया में एक अपूर्णीय शून्य पैदा हो गया। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार की सुबह एक कार हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। पंत दिल्ली से रोडकी जा रहे थे, जहां नारसन बॉर्डर के पास ये कार एक्सीडेंट हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि वो विकेट कीपर बल्लेबाज की हर संभव मदद करेगा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की बात कही। भारतीय महिला हॉकी टीम 14 जनवरी से शुरू होने वाले दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले 2 जनवरी से बेंगलुरु में राष्ट्रीय कैंप में हिस्सा लेगी। 17 से 22 जनवरी तक होने वाले इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष एकल किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणॉय क्लब के एक ही क्वार्टर में हैं। पूर्व विश्व चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का सामना पहले दौर में सुपनिदा काथेथोंग से होगा। रणजी में असम टीम की बड़ी सफलता। टीम ने हैदराबाद को 18 रन से शिकस्त दी। अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने अपने क्लब एस्टन विला को किया ज्वाइन। विश्व कप में मार्टिनेज का जलवा देखने को मिला था। PS1 की अपार सफलता के बाद फैंस को PS2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। मणिरत्नम की बहुप्रतीक्षित फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 28 अप्रैल 2023 को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल 2023 को ईद पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने जा रही है। अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 230 करोड़ रुपए की कमाई की है। जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने भारत में अभी तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया और ये बहुत जल्द मार्वल स्टूडियो की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक और रवीना टंडन की मुख्य भूमिका और अरबाज के प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म पटना शुक्ला की शूटिंग पूरी हो चुकी है। शूटिंग पूरी होने पर फिल्म की पूरी टीम ने अरबाज के घर पर जश्न मनाया। सोनी सब पर प्रसारित होने वाली सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल की मुख्य अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के केस पर अभिनेत्री की मां वनिता शर्मा ने को स्टार शीजान खान पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि यह हत्या का केस हो सकता है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए पूरी टीम को अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता।